बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क वर्ल्ड इमरान सीरीज मुसन्निफ जहीर अहमद। सागोंडा नाग की राख की बू से आगे बढ़ते हुए वहशी रुक गए थे। इनकी चीतों जैसी तेज और चमकदार आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन इन्हें वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दलदल में बड़े बड़े पौधे जरूर उगे हुए थे, लेकिन ये पौधे इतने बड़े नहीं थे कि कोई इंसान इनके पीछे छुप सकता। इन वहशियों की आंखों में बेपनाह हैरत नजर आ रही थी। वो जिन इंसानों की बू पाकर इन्हें घेरे में लिए इस तरफ आए थे, वहां इन्हें इंसान तो क्या कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। दलदल के दरमियानी हिस्से में 10 बड़े बड़े बांस थे, जिन्हें वहशी देख सकते थे, मगर इन बांसों के नीचे दलदल में इंसान हो सकते हैं, इसका इन्हें ख्याल तक नहीं आया था। उन्हें ज्यादा सागोंडा नाग की बू ने परेशान कर रखा था, जिसको इन्होंने इर्द गिर्द से महसूस किया था, मगर नाग इन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ देर चारों तरफ इन इंसानों को देखते रहे, मगर अब इन्हें इन इंसानों की बू भी नहीं मिल रही थी। इन्हें यूं लग रहा था जैसे इस तरफ बहुत से इंसान आए हों, वो इंसान इस दलदल में डूब गए हों। थोड़ी देर बाद वो वहशी यकलख्त बुरी तरह से चौंक पड़े। हवा में इन्हें एक बार फिर इंसान की बू महसूस हुई थी। बू बहुत हल्की थी, जिसका मतलब था कि वो इंसान बहुत दूर हैं, और ये बू इन इंसानों की बू से मुख्तलिफ थी जो उन्होंने हवाओं में पहले सूंघी थी। इन वहशियों के लिए जंगलों में आने वाले नए इंसानों की बू ही काफी होती थी, और फिर वो फौरन इस तरफ दौड़ते थे जिस तरफ से उन्हें इंसानी बू का एहसास होता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। नए इंसानों की बू ने इन वहशियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। फिर वो वहशी मुड़े और इस तरफ बढ़ते चले गए जिस तरफ से उन्हें दूसरे इंसानों की बू आती हुई महसूस हुई थी। थोड़ी ही देर में वो सब दलदल से निकले और खुश्की पर जाते ही उन्होंने निहायत तेज रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। दलदल में होने के बावजूद जोसेफ के सुनने की हिस्स काम कर रही थी। वो दलदल के अंदर इन वहशियों के कदमों की आवाजें बखूबी सुन सकता था। उसे नजदीक आने वाली वहशियों का भी इल्म हो गया था, और जब वहशी दलदल से बाहर जाने लगे तो इनके जाते हुए कदमों की आवाजें भी जोसेफ सुनता रहा था। जब वहशी दलदल से निकले तो जोसेफ फौरन उठकर बैठ गया। उसने मुंह से बांस हटा लिया था। दलदल से निकलते ही उसने गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दिए। उसका सारा जिस्म मिट्टी से भरा हुआ था। अंधेरे में उसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जो चमक रही थीं। उसका लिबास और सर, मुंह समेत सारा जिस्म गीली मिट्टी से भर गया था, जिससे वो दलदल का भूत दिखाई दे रहा था। इधर उधर देखते हुए जोसेफ ने एक हाथ से अपना चेहरे साफ किया और बांस का सहारा लेकर उठकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे दलदल से इमरान भी निकलकर उठ बैठा। वो भी कीचड़ से भूत बना हुआ था। उसे चेहरे से मिट्टी साफ की तो जोसेफ ने उसे पहचान लिया। चले गए वहशी? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वहशी जा चुके हैं? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या कान सिर्फ तुम्हारे ही हैं? मैं बहरा हूं, मैं वहशियों के आने और जाने की आवाजें नहीं सुन सकता? इमरान ने कहा, और जोसेफ बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो तुमने भी इनके कदमों की आवाजों से जान लिया था कि वो जा चुके हैं? जोसेफ ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। फिर वो उठा और इसने आगे बढ़कर एक बांस के करीब दलदल में हाथ डालकर सफदर का कांधा हिलाया तो सफदर भी दलदल से निकल आया। इसी तरह इमरान ने बारी बारी ने हिलाते हुए दलदल से निकल आने को कहा तो एक एक करके वो सब दलदल से बाहर आ गए। बाप रे, मैं तो कीचड़ से बिल्कुल भूत बन गया हूं, सुलेमान ने अपनी हालत देखते हुए कहा। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि हम सभी भूत बने हुए हैं। इस हालत में हमें असली भूत भी देख लें तो वो भी डरकर भाग जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो सब भी मुस्कुराने लगे। यहाँ साफ पानी कहाँ मिलेगा जहां हम नहा धोकर अपने हुलिये ठीक कर सकें? जूलिया ने कहा। इन जंगलों में पानी की तलाश तो बहुत मुश्किल होगी। यहाँ झीलें तो हैं, मगर कहाँ हैं ये मैं नहीं जानता, जोसेफ ने कहा। तो अपने डैडी जोशुआ से बात करके पूछ लो। अगर पानी ना मिला तो हम इसी तरह भूत बने रहेंगे, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा, और वो जोसेफ के फादर जोशुआ को डैडी जोशुआ कहने पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मैं इस हालत में फादर जोशुआ से बात नहीं कर सकता, जोसेफ ने मुंह बनाकर कहा, जैसे उसे सुलेमान की बात बुरी लगी हो। क्यों, इस हालत में फादर जोशुआ ने तुम्हें देख लिया तो क्या वो डर जाएगा? सुलेमान ने इसी अंदाज में कहा, और इसकी बात सुनकर वो सब एक बार फिर मुस्कुरा दिए। फादर जोशुआ डरने वाला नहीं, डराने वाला है। किसी दिन वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम बुरी तरह चीखते चिल्लाते हुए सर पर पैर रखकर भाग जाओगे, जोसेफ ने कहा।
सर पर पैर रखकर नहीं, मैं तुम्हारे सर पर मारकर भागूंगा, वो भी हार्ड जूते से, जिससे तुम्हारी काली खोपड़ी टरक जाएगी, सुलेमान ने कहा। और जोसेफ उसे गुस्सीली नजरों से घूरने लगा। अपना मुंह बंद रखो, वरना गर्दन तोड़कर इसी दलदल में दफन कर दूंगा, जोसेफ ने घुर्राकर कहा। हाथ तो लगाकर देखो मुझे, मुक्का मारकर तुम्हारी बतीसी ना निकाल दी तो। सुलेमान पाशा नाम नहीं मेरा, सुलेमान ने हवा में मुक्का लहराकर कहा। और वो सब हंसने लगे। बॉस, इससे कहोगे ये अपना मुंह बंद रखे, वरना ये बेमौत मेरे हाथों मारा जाएगा, जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ बॉस, मेरा मतलब है साहब, इससे कहें कि ये अपना मुंह बंद कर ले, वरना इसके भार जैसे खुले हुए मुंह में कोई जानवर घुस जाएगा, सुलेमान ने हाथ से जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और इनकी मुस्कुराहटें गहरी हो गईं। क्या तुम दोनों अहमक हो? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, हम जानते हैं आप भी हमारे साथी हैं, सुलेमान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। और सबके साथ इस बार इमरान भी हंस पड़ा। सुलेमान ने जवाब ही ऐसा दिया था कि इमरान बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो गया था। मेरे साथ ये सब भी हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम सब अहमक हैं? इमरान ने उसे मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा। अब अगर मैंने हाँ कहा तो सब पकड़कर मुझे मारना शुरू कर देंगे, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर होगा, सुलेमान ने बड़ी मासूमियत से कहा। और इन सब की हंसी तेज हो गई। क्या बात है इमरान साहब? सुलेमान बेहद तेज हो गया है, अब इसने तो आपके भी कान कुतरने शुरू कर दिए हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा। शुक्र है इसे मैंने सिर्फ कान कुतरना ही सिखाया है, अगर ये बाल कुतरना सीख गया होता तो बेचारा तनवीर, इमरान ने कहा। और वो एक बार फिर हंस पड़े। ये तुम हर मामले में मुझे क्यों घसीट लेते हो? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मानते जो नहीं, इमरान ने कहा। क्या नहीं मानता मैं? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे वो इमरान की बात समझा ना हो। वही, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। वही क्या? तनवीर ने इसी अंदाज में कहा। वही यार वही, इमरान ने कहा। ये तुमने क्या वही वही की रट लगा रखी है? सीधी तरह बताओ क्या कहना चाहते हो? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्यों जूलिया, बता दूं इसे? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर इंतहाई शरारत भरे लहजे में कहा। और जूलिया चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो बताना है बता दो, जूलिया ने कहा। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे मारना शुरू कर दो, इमरान के लहजे में बदस्तूर शरारत थी। ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुम्हें मारना शुरू कर दूंगी? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो ही, इमरान ने फिर इसी अंदाज में कहा। और इस बार जूलिया भी तनवीर की तरह से घूरने लगी, जबकि बाकी सब इमरान की शरारत समझकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वही, ये तुम पर वही का दौरा क्यों पड़ गया है? जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। तनवीर की वजह से, इमरान ने कहा। और जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। क्या मेरी वजह से? तनवीर ने गुस्से में आते हुए कहा। वही, इमरान ने कहा। और वो सब बेख्तियार हंसने लगे। रहने दे मिस जूलिया, इमरान साहब आपको और तनवीर को बना रहे हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, कसम ले लो, मैंने अहमक नहीं बना रहा। इमरान ने फौरन कहा और उनकी हंसी और तेज हो गई। इमरान तुम, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ हाँ बोलो। क्या मैं? इमरान ने फौरन कहा। कुछ नहीं, चलो यहां से, जूलिया ने झिलाए हुए लहजे में कहा। और इमरान का खिला हुआ चेहरा जैसे मुरझा गया हो। ओह, मैं ख्वाह मख्वाह खुश हो रहा था। मैं सोचा था दलदल के बीच में कमल के फूल की तरह खड़ी होकर खुली हवा में और रात की इस तारीकी में तुम कोई रोमांटिक बात करोगी, मगर अफसोस, आह सद अफसोस, इमरान ने मायूस होने की जानदार अदाकारी करते हुए कहा। बस बस रहने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी अदाकारी को खूब समझती हूँ, अब चलो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। चलो जोसेफ, यहाँ तो दलदलों को समझने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। और वो सब एक बार फिर हंस दिए। जोसेफ एहतियात से इधर उधर देखता हुआ दलदल में छुपे हुए मगरमच्छों का एहसास करते हुए बांस दलदल में डाल डालकर आगे बढ़ने लगा। और वो सब इसके पीछे हो लिए। दलदल में उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक सफर किया था। फिर वो खुश्की पर आ गए। घने दरख्तों की में गहरी तारीकी छाई हुई थी, लेकिन नाइट टेलीस्कोप लेजर से उन्हें अंधेरे में देखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। वो दरख्तों में आए ही थे कि अचानक घन गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। लो भाई, पानी का बंदोबस्त हो गया, इस बारिश में नहाकर भूतों से दोबारा इंसानी रूप में आ जाओ, इमरान ने कहा। वो सब दरख्तों के बीच से निकलकर खुले आसमान तले आ गए और तेज बारिश में नहाकर दलदल का कीचड़ धोने में मसरूफ हो गए। जंगल में सर्दी बढ़ रही थी। बारिश का पानी भी बेहद सर्द था, मगर वो अपना जिस्म और लिबास धो रहे थे। थोड़ी ही देर में इनके लिबासों पर लगा कीचड़ बारिश में पानी में बह गया और उन्हें शदीद सर्दी लगने लगी।
हार्ट ब्लॉक होने के बावजूद सर्दी जैसे इनके जिस्मों में घुसी चली जा रही थी। अरे बाप रे, यहाँ रात इस कदर सर्द होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइबेरिया की यखपस्ता झील में डुबकी लगाकर आया हूँ, इमरान ने दांत बचाते हुए कहा। जंगलों के मौसमों का कुछ पता नहीं चलता बॉस। यहाँ बाज इलाकों में दिन भर शदीद गर्मी पड़ती है, जिससे सांस लेना भी दोपहर हो जाता है, और घने दरख्तों की वजह से रातें इस कदर सर्द हो जाती हैं जैसे शदीद सर्दियों का मौसम हो और बर्फबारी हो रही हो, जोसेफ ने कहा। तो पहले बताना था ना अहमक, मैं अपने साथ जर्सियां और मोटे लिहाफ भी लेकर आता, इमरान ने कहा। सॉरी बॉस, जोसेफ ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे इमरान को न बताकर उसने वाकई कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। हमारे लिबास पूरी तरह से भीग गए हैं। हम अपने साथ और लिबास भी नहीं लाए जिन्हें पहनकर हम इस सर्दी से बच सकें, सफदर ने ठिठुरते हुए कहा। मैं आग जलाता हूँ, आग से आपको गर्माइश भी मिलेगी और सबके लिबास भी जल्द सूख जाएंगे, जोसेफ ने कहा। तेज बारिश में तुम आग जलाओगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरख्तों के झुंड में आग जल सकती है, वहां छतरियों की तरफ फैले हुए दरख्तों में से बारिश का पानी नहीं आता, जोसेफ ने कहा। क्या यहाँ पर खुश्क लकड़ियां मिल जाएंगी? सिद्दीकी ने पूछा। जहाँ बारिश का पानी नहीं जाता वहां से खुश्क लकड़ियां भी मिल जाएंगी, जोसेफ ने कहा, और इन सब ने अस्बात में सर हिला दिए। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक और कड़क रही थी, जिससे जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया था। हर तरफ से मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो तेजी से भागकर घने दरख्तों के झुंड में आ गए और फिर उन्होंने वहां बिखरी हुई खुश्क लकड़ियां चुनना शुरू कर दी। जोसेफ ने एक खाली जगह लकड़ियों का ढेर बनाया और इसे आग लगाने में मसरूफ हो गया। बाकी सब घास फूस उखाड़ कर लाए थे और उन्होंने आग के पास बैठने के लिए इर्द गिर्द घास फूस ढेर करना शुरू कर दिए। जोसेफ के पास लाइटर था, उसने खुश्क घास को आग लगाकर लकड़ियों में रखना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में लकड़ियों ने आग पकड़ ली और वहां आग की सुर्ख सुर्ख रोशनी फैल गई। खुश्क लकड़ियों ने जल्द ही आग पकड़ ली थी, जिससे वहां अच्छा खासा अलाव रोशन हो गया था। इस आग के गिर्द बैठकर वो अपने लिबास सुखाने लगे। इस बार तो इन जंगलों में आकर हमें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दुश्वार गुजार रास्तों के साथ ये सर्दी और शैतानी जरियत, हाबेला के खौफनाक वार, जब यहाँ ये सब हो रहा है तो डार्क वर्ल्ड में हमारा क्या हाल होगा? वहां तो एक जिन्नाती कबीला आबाद है, सफदर ने कहा। हम शैतानों के खिलाफ लड़ने के लिए निकले हैं। खैर शर की इस लड़ाई में जीत हमेशा हक की होती है। शैतान चाहे इंसानों में से हो या जिन्नात से, हक की कुव्वतें उन्हें ज़ेर कर लेती हैं, इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, इन शैतानी जिनों के मुकाबले में हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हम हक पर हैं। मैं इन मुश्किलात की बात कर रहा हूं जिनसे हम गुजर कर आए हैं और आगे हम पर आने वाली हैं, सफदर ने कहा। हमारी हर मुहिम मुश्किलात से भरी होती है। ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें हम सख्त और मुश्किल हालात से ना गुजरे हों? मिशन काफिरिस्तान के खिलाफ हो या इसराइल के खिलाफ, हम जहां भी जाते हैं हमारे रास्ते में हर तरफ मौत के जाल फैला दिए जाते हैं ताकि हम फड़फड़ा भी ना सकें। बाज़ मिशन तो ऐसे थे जिनमें हमारी मौत यकीनी थी, लेकिन अल्लाह ताला के करम से हम यकीनी मौत से भी साफ बच गए थे, और ये हम पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत होती है कि हम मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त हालात का सामना ना सिर्फ मुकाबला कर लेते हैं बल्कि कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। हाँ, जो लोग मुश्किल और सख्त हालात में घबरा जाते हैं और उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं वो नाकाम भी रहते हैं और जिंदगी के सफर में हर बाजी हार जाते हैं, सिद्दीकी ने इमरान की बात की तायद करते हुए कहा। आप सब ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अब भी आपसे वही सवाल करूंगा कि इस जंगल में मुझे साथ क्यों लाया गया है, सुलेमान ने कहा। आप सुलेमान को सारी बातें बता क्यों नहीं देते? जब इसे ये मालूम हो गया कि हम शैतानों जिन्नों के मुकाबले के लिए जा रहे हैं तो बाकी सब कुछ बताने में क्या हर्ज है, चौहान ने कहा। कोई हर्ज नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर बताएं, सुलेमान ने कहा। क्या बताऊं? इमरान के चेहरे पर एक बार फिर हमाकत का रंग उभर आया था। मेरा सर, सुलेमान ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारा सर? क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे सर को? अच्छा भला तो है। हाँ, बारिश में भीगकर तुम्हारे बाल सर से चिपक गए हैं, जिससे तुम्हारा सर गोल होने की बजाय लंबूतरा सा बन गया है, और तुम्हारे सर के बाल काले कम हैं और सफेद ज्यादा। तुम्हारा चेहरा फूला हुआ है, जिसकी वजह से तुम अच्छे खासे एजेड दिखाई दे रहे हो। ज्यादा नहीं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उम्र 60-70 साल की होगी, इमरान ने कहा। 60-70 का नहीं, मैं 100-200 साल का हूं, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। 100-200 साल? अरे बाप रे, तुम इंसान ही हो ना?
कहीं तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात की या फिर सांपों की नस्ल से तो नहीं है? इमरान ने कहा। काश ऐसा होता, सुलेमान ने सर उठाकर कहा। क्या काश ऐसा होता? इमरान ने कहा। काश मैं जिनों की नस्ल से होता, तब मैं आपको बताता, सुलेमान ने कहा। फिर क्या बताते तुम? इमरान ने बेख्तियार पूछा। वही, सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में इमरान ने जूलिया और तनवीर को जिच किया था। सुलेमान के इस जवाब पर वो सब बेख्तियार हंसने लगे। हाँ वाकई, फिर वही होता जो अल्लाह को मंजूर होता, इमरान ने कहा। इसी लम्हे जोसेफ को इन सब ने चौंकते देखा। वो पलटकर दूसरी तरफ देखने लगा। अब तुम्हें क्या हुआ है? खाबर ने उसे चौंकते देखकर पूछा। इसे भी वही हुआ होगा, और क्या होना है? इमरान ने कहा। लेकिन जोसेफ ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो मुसलसल पीछे दरख्तों की तरफ देख रहा था। उसकी तकलीद में सब इन दरख्तों की तरफ देखने लगे, मगर उन्हें वहां कुछ दिखाई ना दिया। कुछ बताओगे या यूं ही अहमकों की तरह इस तरफ देखते रहोगे? इमरान ने कहा। इसी लम्हे जोसेफ भड़क कर उठ खड़ा हुआ। कालागा, इस तरफ कालागा है। जोसेफ ने फौरन अपने पैरों में लगे होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। कालागा? अब ये कालागा किस मुसीबत का नाम है? खाबर ने कहा। इसी लम्हे अचानक उन्होंने दरख्तों के पीछे से स्याह रंग के एक चीते को उछलकर बाहर आते हुए देखा। स्याह चीता बेहद बड़ा और इंतहाई ताकतवर नजर आ रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, जो सुर्ख थीं। चीते को देखते ही वो सब बुखलाकर उठ खड़े हुए और इन सब ने अपना असलहा निकाल लिया। देख क्या रहे हो? गोली मारो उसे, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। यह अकेला नहीं है, जोसेफ ने कहा, और वो चौंक उठे। अकेला नहीं है? क्या मतलब? नौमानी ने कहा। इसके साथ और कालागे भी हैं, 10-12 कालागे हैं, जोसेफ ने कहा। इसी लम्हे चीते ने मुंह उठाकर जोर से धाड़ मारी। उसके जवाब में दरख्तों के पीछे से उन्हें ऐसी ही मजीद कई धाड़ें सुनाई दी, और फिर इन सब ने दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से स्याह रंग के बेशुमार चीतों को निकलते देखा। इन स्याह चीतों की तादाद जोसेफ की बताई हुई तादाद से ज्यादा थी। वो 20 चीते थे, जिन्हें जोसेफ कालागे कह रहा था। अभी वो घनी झाड़ियों के पीछे चीतों को देख ही रहे थे कि दरख्तों में से छलांगे मारते हुए मजीद 10 चीते वहां पर आ गए। चीतों की इतनी बड़ी तादाद को देखकर वो सब साकित रह गए। चीते दरख्तों के पास रुके हुए थे। उनकी नजरें इमरान और इसके साथियों पर जमी हुई थीं, और वो खौफनाक अंदाज में धाड़े मार रहे थे। फिर अचानक चीते जैसे धाड़ते हुए और निहायत तेजी से भागते हुए इनकी तरफ को लपके। दूसरे लम्हे माहौल इन सब की तेज चीखों और फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। तारिक के कहने पर वो सब मशीन गने और बैगों में भरा असलहा लेकर बाहर आ गए। कर्नल फरीदी भी उनके साथ था। तारिक ने उन्हें किसी फौज ब्रिगेड की तरह हिदायत देना शुरू कर दी, और वो सब तेजी से दाएं बाएं भागते चले गए। कोई दरख्तों पर चढ़ गया, कोई वहां मौजूद चट्टानों के पीछे छुप गया, और किसी ने झोपड़ी के दाएं बाएं पोजीशन संभाली। अब उन्हें मैदान में वहशियों के भागते हुए कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तेज बारिश में वो सब बुरी तरह चीखते चिल्लाते और भागते हुए इस तरफ आ रहे थे। तुम भी वहशियों का मुकाबला करोगे? तारिक ने पास खड़े कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों? मैं आपका साथी नहीं हूं? कर्नल फरीदी ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, किसी दरख्त या चट्टान के पीछे चले जाओ, तारिक ने सर हिलाकर कहा। और आप? कर्नल फरीदी ने पूछा। मैं यहीं रुकूंगा, तारिक ने कहा, और उसने राइफल उठाकर इस पर लगी दूरबीन से आंख लगा दी। दूरबीन एडजस्ट करके वो सामने से आते हुए वहशियों को देखने लगे। ओह, झुक जाओ, जल्दी जमीन से चिपक जाओ, अचानक तारिक ने राइफल की दूरबीन से आंख हटाकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा, और फौरन नीचे गिरकर जमीन से चिपक गया। कर्नल फरीदी भी फौरन जमीन पर गिर गया। इसीलिए में जाए जाए की तेज आवाजें सुनाई दी, और उनके ऊपर से बेशुमार तीर गुजरकर झोपड़ी की छत और सामने तख्तों पर जा लगे। कई तीर पीछे दरख्तों के तनों पर भी लगे थे, और इन दोनों के इर्द गिर्द जमीन पर भी चंद तीर आकर गिरे थे। वैश्यों ने इन्हें शायद दूर से ही झोपड़ी से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने इनकी तरफ तीर चलाना शुरू कर दिए थे। पहली बौछार के साथ तीरों की दूसरी बौछार भी आई, और इस बार बेशुमार तीर कर्नल फरीदी और तारिक के इर्द गिर्द जमीन में आकर धंस गए। कर्नल फरीदी के साथी जो दरख्तों पर चढ़े हुए थे फौरन कूदकर नीचे आ गए और झुके झुके अंदाज में इर्द गिर्द मौजूद दूसरे दरख्तों की तरफ बढ़ते चले गए। तीरों की तीसरी बौछार हुई। इस बार तीर इन दरख्तों की तरफ गए थे जहां से इनके साथी कूदकर नीचे आए थे। इसी लम्हे उन्हें उकुब में एक तेज और इंतहाई दर्दनाक चीख सुनाई दी। तारिक ने पलट कर देखा तो इसे अपना एक साथी जमीन पर गिरा तड़पता दिखाई दिया। उसके सीने में एक तीर गड़ा हुआ था। वो शायद उठकर भाग रहा था, इसलिए वैश्यों के चलाए हुए तीर का निशाना बन गया था। वो चूंकि खासे फासले पर था, इसलिए तारिक को अंदाजा नहीं हो रहा था कि तीर का शिकार कौन बना है।
तारिक ने जमीन पर लेटे लेटे राइफल की दूरबीन से एक बार फिर आंख लगाई और मैदान में भागकर आने वाले वैश्यों की तरफ देखने लगा। उसे ट्रैगर दबाया और राइफल से एक शोला निकला और तारिक ने दूरबीन से एक वैश्य को उछल कर गिरते देखा। राइफल से होने वाला धमाका बेहद तेज था, जिससे जंगल थर्रा उठा। जंगल के जानवर बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे और दरख्तों पर मौजूद परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। तारिक ने एक बार फिर ट्रैगर दबाया। दूसरे धमाके से एक और वैश्य गिरा, लेकिन इसके बावजूद वैश्य रुके बगैर आगे बढ़े चले जा रहे थे। जैसे वो मशीन गनों की रेंज में आएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फौरन इन पर फायर खोल देना, तारिक ने तेज आवाज में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। उसकी आंख मुसलसल दूरबीन से लगी हुई थी। वैश्य इसी तरह दौड़े चले आ रहे थे। तारिक ताक ताक कर इनके निशाने लेने लगा। इसकी हर गोली पर जैसे किसी न किसी वैश्य का नाम लिखा हुआ था। अपने साथियों को हलाक होते देखकर भी इन वैश्यों ने रुकने का नाम नहीं लिया था। थोड़ी ही देर में वो नजदीक पहुंच गए और उन्होंने दूर से ही इस तरफ तीर चलाना शुरू कर दिए और नेज़े फेंकने शुरू कर दिए। फायर, तारिक ने चीखते हुए कहा और जंगल यकलख्त मशीन गनों की तरतराहट और इंसानी चीखों की तेज आवाजों से गूंजने लगा। वैश्य 200 फीट के फासले पर थे और वो चूंकि जत्थों की शक्ल में भागे चले आ रहे थे, इसलिए मशीन गनों की गोलियां उन पर पड़ी और बेशुमार वैश्य गिरते हुए नजर आए। मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनकर और अपने साथियों को गिरते हुए देखकर इन वैश्यों ने फैलकर और जिगजैग अंदाज में भागना शुरू कर दिया था, जैसे वो गोलियों की बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे हों। तारिक ने राइफल पर लगी नाइट टेलीव्यू से देख रहा था, जबकि इसके साथी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। वहां तारिकी भी थी और वैश्य भी स्याफाम थे, इसलिए तारिक के सिवा इन वैश्यों को कोई भी नहीं देख पा रहा था। वो सब वैश्यों के बेहंगम शोर की तरफ फायरिंग कर रहे थे। मैदान में वैश्यों की लाशें गिर रही थीं, लेकिन इन वैश्यों को जैसे अपने साथियों के मरने की परवाह भी ना थी। वो पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए आ रहे थे, जैसे इस तरफ मौजूद तमाम इंसानों को हलाक करने का उन्होंने तहैया कर रखा हो। वैश्य मैदान से निकलकर चट्टाने फलांगते हुए जैसे ही नजदीक आए, तारिक ने राइफल वहीं छोड़ी और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उठो, वो नजदीक आ गए हैं, तारिक ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर तेज लहजे में कहा। साथ ही उसने बैग में हाथ डालकर एक रॉड बम निकाला और उसका अगला सर झुककर जमीन पर मारा और फिर इसने उठकर रॉड बम पूरी कुव्वत से मैदान की तरफ खींच मारा। रॉड बम उड़ता हुआ भागते हुए वैश्यों के पास गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, आग का अलाव सा बुलंद हुआ और वैश्यों के परखच्चे उड़ते दिखाई दिए। ये देखकर कर्नल फरीदी ने भी जेब से हैंड ग्रेनेड निकाला और इसका सेफ्टी पिन हटाकर सामने उछाल दिया। इस तरफ 4 वैश्य नेज़े लिए भागते हुए आ रहे थे। बम उनके करीब गिरा, धमाका हुआ और इनके टुकड़े उड़ते चले गए। तारिक ने मशीन पिस्टल निकाल लिया था। सामने आते हुए इसने दो वैश्यों पर फायरिंग की और तेजी से पीछे हटता चला गया। कर्नल फरीदी भी जैसे तारिक की ही तकलीद कर रहा था। उसकी मशीन गन ने भी शोले उगले और दाएं तरफ से छलांगे मारते हुए आने वाले वैश्य उछल उछल कर गिरते चले गए। तारिक ने उन पर एक और रॉड बम फेंका और फिर तो जंगल जैसे बमों के धमाकों और गोलियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वैश्य हलक केवल चीखते हुए मैदान से बाहर आ गए थे और झोंपड़ी के इर्द गिर्द छुपे हुए अफराद की तरफ दौड़ते चले गए। वो नेजों और कुल्हाड़ियों को लहराते हुए आ रहे थे, मगर मशीन गनों की गोलियों और बमों के धमाकों से वहां लाशों के पुश्ते लग रहे थे। मैदान में वैश्यों को आते देखकर कैप्टन हमीद समेत सब दरख्तों और चट्टानों के पीछे से बाहर आ गए थे। आसमान पर बार बार चमकने वाली रोशनी भी इनके लिए मावून साबित हो रही थी। रोशनी में उन्हें जिस तरफ भी वैश्य दिखाई देते, वो बम फेंककर और गोलियां बरसाकर इनका खात्मा कर देते। माहौल इंसानी चीखों से बुरी तरह से गूंज रहा था, जिससे जंगल का माहौल बेहद भयानक और दहला देने वाला हो गया था। इन वैश्यों में जैसे सोच समझ की कमी थी, या फिर शायद अपने साथियों को हलाक होते देखकर वो अपने होश और हवास खो बैठे थे। वो पागलों की तरह इन पर टूट पड़ने के लिए छलांगे लगा रहे थे। मुसलसल फायरिंग और जबरदस्त धमाकों से उनके 20 साथी मारे गए थे, लेकिन किसी तरह भी इनका जोशो खरोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इन सब पर नेज़े और कुल्हाड़ियां फेंकते हुए दस्त बदस्त लड़ने के अंदाज में आगे आते जा रहे थे। सब मैदान में थे, जबकि कासिम एक गड्ढे में छुपकर यूं दुबका हुआ था, जैसे वो इस लड़ाई भड़ाई से बचना चाहता था। इसने अपना सर झाड़ियों में छुपा रखा था, जैसे अगर वैश्य वहां आए तो इसे देख नहीं सकेंगे। वैश्यों का जोशो खरोश और इनका जारहाना अंदाज देखकर इन सबको भी जोश आ गया था। वैश्यों के कुल्हाड़ों और नेज़ों के से बचाने के लिए वो सब इधर उधर छलांगे भी लगा रहे थे और जमीन पर लोटनियां भी खा रहे थे। उन्हें छलांगे और लोटनियां लगाते देखकर वैश्य तेजी से उनकी तरफ बढ़ते, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले बर्स्ट से वो वहीं उछल उछल कर गिर जाते।
इन वैश्यों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मशीन गनों की फायरिंग और बमों के धमाकों के बावजूद इनके जोशो खरोश में कमी नहीं आई थी। चंद ही लम्हों में वो इनके इर्द गिर्द फैल गए और फिर इनकी वैश्यों से 10 बदस लड़ाई शुरू हो गई। 10 बदस लड़ाई इनकी मशीन गनों के मैगजीन खाली होने की वजह से शुरू हुई थी। वो वैश्यों को निशाना बनाते हुए बार बार मैगजीन बदल लेते थे ताकि फायरिंग के तसलसल में कमी ना आ सके। लेकिन अब शायद मैगजीनों का जखीरा खत्म हो गया था, इसलिए अब इन्हें वैश्यों का खाली हाथों मुकाबला करना था। 2 वैश्यों ने कर्नल फरीदी को नेजे से मारने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उछल उछल कर कर्नल फरीदी पर नेजों से वार कर रहे थे और कर्नल फरीदी इनके नेजों से बचने के लिए इधर उधर छलांगे लगा रहा था। इसी तरह वैश्यों ने इन सब को घेरे में ले लिया और वो इन सब पर निहायत गुस्सीले अंदाज में हमला करना शुरू हो गए। एक वैश्य जैसे ही कर्नल फरीदी को नेजा मारने के लिए आगे बढ़ा, कर्नल फरीदी अकलख्त उछला और उसे हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दोनों टांगे जोड़कर इस वैश्य के सीने पर मारी। वैश्य पूरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। उसके हाथ में से नेजा निकल गया था। उसे हवा में देखकर दूसरे वैश्य ने नेजा घुमाया, मगर कर्नल फरीदी ने फौरन अपना जिस्म पलटाया और इस वैश्य के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ आ गया। इससे पहले कि वैश्य इसकी तरफ पलटता, कर्नल फरीदी बिजली की सी तेजी से मुड़ा। उसने वैश्य के दोनों पहलुओं में हाथ डाला और वैश्य हवा में बुलंद होकर बुरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। पहले वैश्य ने उठकर कर्नल फरीदी पर छलांग लगाई, मगर कर्नल फरीदी होशियार था। वैश्य उड़ता हुआ जैसे ही इसके नजदीक आया, कर्नल फरीदी उछला और हवा में बुरी तरह से हाथ पैर मारता हुआ वैश्य दूर जा गिरा। कर्नल फरीदी ने झुककर एक वैश्य का गिरा हुआ नेजा उठाया। उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और दूसरा वैश्य जो इस पर नेजा मारने के लिए पर तोल रहा था, हलक के बल चीखता हुआ गिर गया। कर्नल फरीदी का फेंका हुआ नेजा उसके सीने में जा घुसा था, जो उसकी कमर से निकल गया था। वो चला में तड़पता रहा और फिर साकित हो गया। कर्नल फरीदी उसे नेजा मारकर अभी सीधा हुआ ही था कि अचानक एक तरफ से एक तीर उड़ता हुआ आया और उसके दाएं कंधे में घुस गया। दर्द की एक शदीद लहर कर्नल फरीदी को महसूस हुई और वो झटका खाकर कई कदम पीछे हटता चला गया। इसी लम्हे एक और तीर आया और कर्नल फरीदी की बाएं रान में आकर घुसा। एक वैश्य सामने झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो झाड़ियों में छुपकर तीर बरसा रहा था। टांग में तीर लगने से कर्नल फरीदी लुढ़खड़ाया जरूर, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपनी जेब से में हाथ डालकर एक शिकारी चाकू निकाला और उसे खोलकर लुढ़खड़ाते हुए कदमों से इन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जहां एक से ज्यादा वैश्य छुपे हुए थे। इसी में कर्नल फरीदी ने तारिक की तेज और इंतहाई दर्दनाक चीख सुनी। तारिक इससे कुछ फासले पर मौजूद था और खाली हाथों 3 वैश्यों का मुकाबला कर रहा था। इन वैश्यों के हाथों में खंजर थे। अधेड़ उम्र होने के बावजूद तारिक इनका बड़ी बेजिगरी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन फिर शायद किसी ने उसे भी तीर मार दिया था। कर्नल फरीदी को अंधेरे के बावजूद इसकी कमर में गड़ा हुआ तीर साफ दिखाई दे रहा था। कर्नल फरीदी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तारिक पर भी इन्हीं झाड़ियों से तीर चलाया गया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा। इसी लम्हे एक और तीर आया और कर्नल फरीदी के ऐन सीने में आकर घुस गया। कर्नल फरीदी को अपने जिस्म में आग सी उभरती हुई महसूस हुई। इस बार वो घुटनों के बल झुक गया। शदीद तकलीफ से इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, मगर एक और तीर इसके दूसरे कंधे में आ लगा। इस बार कर्नल फरीदी को जोरदार झटका लगा और वो उलटकर गिर गया। फिर अचानक मुख्तलिफ अतराफ से तीर बरसने लगे। वैश्य अपने साथियों की हलाकत देखकर झाड़ियों और दरख्तों में जा छुपे थे और उन्होंने ताक ताक कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था। कैप्टन हमीद को भी 4 तीर लग गए थे और वो जमीन पर गिरा बुरी तरह से तड़प रहा था। वक्फे वक्फे से माहौल में कर्नल फरीदी के साथियों की चीखें गूंज रही थी। कर्नल फरीदी बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। उसे 3 तीर लगे थे, जिसकी तकलीफ उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रही थी। अपने साथियों की दर्दनाक चीखें सुनकर इसका दिमाग सुन होता जा रहा था, लेकिन वो चाकू लिए घिसटने वाले अंदाज में इन झाड़ियों की तरफ बढ़ा जा रहा था, जैसे वो हर हाल में इन वैश्यों का खात्मा करना चाहता हो, जो झाड़ियों में छुपे इस पर और इसके साथियों पर तीर बरसा रहे थे। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं घिसट सका, क्योंकि एक तो इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और दूसरे इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा यलगार हो रही थी। इन सब ने बेशुमार वैश्यों को बमों से हलाक कर दिया था। अब वहां गिने चुने वैश्य ही बाकी रह गए थे जो इन पर हावी होते जा रहे थे। और फिर कर्नल फरीदी ने आखिरी चीख रोजा की सुनी। उसे भी शायद तीर मारा गया था। रोजा की चीख सुनकर कर्नल फरीदी की हालत भी इंतहाई दगरगू हो गई। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरे की अलगार हो रही थी। वो सर झटक झटक कर अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक कर्नल फरीदी ने बंद होती आंखों से एक लंबे तड़ंगे साय को अपनी तरफ आते हुए देखा। इस साय के हाथ में एक बड़ा और भारी सा डंडा था
साया आगे आया और कर्नल फरीदी को इसका डंडा हरकत करता दिखाई दिया। दूसरे लम्हे कर्नल फरीदी को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर जोरदार धमाके से फट गया हो और फिर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।